नमस्ते, आप सभी का स्वागत। मैं हूँ आपके साथ निधीश गोयल और आज हम जिस चैनल पे हैं द चैनल नेम इज़ नीरज अत्री और नीरज अत्री जी का नाम जो है वो हम सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्या काम और किस अंदाज़ में वो काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि गालिब का अंदाज़े-बयाँ कुछ और था, लेकिन यहाँ पर अंदाज़ वो है जो सीधा जाता है हमारी पुरानी संस्कृति की तरफ और उस चिर पुरातन और नित नूतन को अपनाता हुआ यहाँ पर उसे खींच के लेके आता है। लेकिन उस खींच में कहीं ऐसा नहीं है कि वो जोड़ टूट जाए, लेकिन उस जोड़ को जोड़े रखने के लिए, उसे योग बनाए रखने के लिए ही नीरज अत्री जैसे लोग लगातार काम कर रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज दूसरी बार नीरज अत्री जी ने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिया है और उनके साथ में एक और इंटरव्यू को करने का, क्योंकि जो हमारी आज की शिक्षा नीति से संबंधित है, जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे हम एनईपी का नाम दे रहे हैं, तो उससे किसी न किसी तौर पे संबंधित है, यूजीसी से किसी न किसी तौर पे संबंधित है। तो क्या है ये सारी की सारी बातें, क्या कुछ उसमें जोड़ा गया है, क्या घटाया गया है, क्या कुछ लाना शेष है? तो आई वेलकम नीरज जी ऑन द शो। जी, नमस्ते निधीश जी। नमस्ते नीरज जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी और धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए और सभी दर्शकों की ओर से भी आपको बहुत-बहुत नमस्ते धन्यवाद। नीरज जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी और धन्यवाद आप अपना समय देने के लिए और सभी दर्शकों की ओर से भी आपको बहुत-बहुत नमस्ते नीरज जी, कैसे हैं आपके आप? उधर 2 टैब्स हैं क्या? मुझे लगता है कि कुछ डिफर आ रहा है अपना समय अभी। देने जी, ठीक है। ओके, ओके, ओके। ये द प्रॉब्लम हैज़ सॉर्टेड आउट, शायद कुछ वीडियो कुछ ऑन रह गया था। जी, सो नीरज जी इट इज़ ऑन और इट इज़ ओके। हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी की, हम लोग बात करने वाले हैं एनईपी की और उसके साथ-साथ में मैं अपने जो हमारे दर्शक बंधु हैं, आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि नीरज जी ने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड करा है, जो हम सब लोग साथ में मिलकर के उसके लिए काम कर रहे हैं। दैट इज़ जम्बू टॉक्स, दैट इज़ माय चैनल। और पिछली बार की तरीके से मैं एक बार फिर से आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि अगर हम जम्बू द्वीप के बारे में भारत को थोड़ा-सा और बड़ा बनाते हुए उस विचार को अंगीकार करना चाहते हैं। वी हैव डन लॉट्स ऑफ प्रोग्राम और आप सभी हमारे साथ भी जुड़े, ऐसा मेरा मानना है। नीरज जी ने मेरे चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर करें और अधिकाधिक संख्या में हमारे साथ में लगातार जुड़े। अब से आधे घंटे पहले संजय दीक्षित जी हमारे साथ ऑनलाइन थे और आज दूसरे बार मैं नीरज अत्री जी के साथ में ऑनलाइन हूँ, तो ये शुक्रवार जो है वो हमारे लिए ज़रा खास हो गया है, विशेष हो गया है। नीरज जी, बात की शुरुआत करते हैं। द यूजीसी रेक्टिफाइज हिस्ट्री। क्या हो रहा है कि हिस्ट्री को रेक्टिफाइज करना, तो रेक्टिफाई किया गया है तो कुछ हटाया गया होगा, कुछ हटाया जी, गया है तो कुछ जोड़ा गया होगा। तो जो हटाया गया है वो जोड़ा किसने था और क्यों जोड़ा था, और उसके हुँ। बाद में उसको हटाया गया, तो हटाने वालों की मानसिकता क्या बदल गई है या जनता का प्रेशर है जिसके कारण से मानसिकता बदलनी पड़ रही है? शुरुआत यहाँ से करते हैं। जी, आपने निधीश जी 2-3 बड़े-बड़े क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं एक-एक करके कोशिश करता हूँ आंसर करने का। जी। पहले जो आपने बात कही कि अगर रेक्टिफ़ाई किया है तो इसका अर्थ है कि कुछ हटाया होगा और कुछ नया उसमें डाला होगा। अम, ये जो आज हम जिस पे बात कर रहे हैं, ये काम वैसे तो होना चाहिए था आज से लगभग 73-74 साल पहले 1947 में, जब हमने ये कहना शुरू किया था कि हम एक नया देश बना रहे हैं, नया संविधान है और एक वो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी से आगे बढ़ने वाले थे। तो उसमें क्या होता है कि 1947 से पहले हमारा एक पेनफुल पास्ट रहा, जिसमें बहुत सारे इन्वेडर हमारे देश में आए, आक्रमणकारी आए, आतंकवादी आए और ये क्रम जो है वो शुरू हो गया था 7वीं सदी में ही, जब पहले जो खलीफा बने थे, उमर, उनके बाद आए सॉरी पहले बने अबू बकर, उसके बाद आए उमर। तो उमर के समय से ही हमले शुरू हुए। तो पहले अरबी आए, फिर तुर्की आए, फिर मुगल आए, फिर पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए। तो इन सब ने खूब लूटा हमारी जो सभ्यता है। अब जितनी पुरानी सभ्यताएं थी, अगर आज से हम केवल 2000 साल पीछे चले जाएं, तो पूरे विश्व में लगभग एक जैसे मानस पटल के लोग थे। उनमें जो कॉमन चीजें थी वो क्या थी कि पहली चीज, सब मूर्ति पूजा किसी न किसी रूप से या प्रतीक पूजा करते थे। दूसरा,
कि जो उनके देवी देवता थे वो प्रकृति से जुड़े हुए थे, कि कोई अगर पवन पुत्र है, कोई सूर्य देव है, तो ये पूरे संसार भर में आप जितनी सभ्यताएं देखेंगे सभी में कॉमन था वो। और तीसरा था कि अकेले देव नहीं होते थे, देवियां भी साथ में होती थी। तो ये तीन जो कॉमन थ्रेड हैं वो सारी पुरानी सभ्यताओं में थे। माया, इंका, एज़टेक, रोमन, पर्शियन, ताओइज्म, चाइनीज सभ्यता ले लीजिए, रोमन ले लीजिए, इजिप्शियन ले लीजिए, सब में कॉमन था। लेकिन बीते 2000 वर्ष में क्रिश्चियनिटी ने और इस्लाम ने सारी सभ्यताओं को वाइप आउट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये दोनों मोनोकल्चर में विश्वास रखते हैं कि सब कुछ एक किताब, एक जैसा व्यवहार, एक जैसे कपड़े, सारा लगभग एक रूपता की बात करते हैं। तो इसलिए इन्होंने सभ्यताएं नष्ट करनी शुरू कर दी। हम अकेले बच गए उसमें, ये जो भी बचा खुचा हमारे पास है हम बचे हैं। तो 1947 में होना ये चाहिए था कि हम इन चीजों को आइडेंटिफाई करते और इनके लिए काउंटर मेजर्स लेते और फिर हम एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि वो जो इंपीरियलिस्ट ताकतें थी, जो उपनिवेशवादी सोच थी, वो लोग तो चले गए लेकिन सोच यहाँ के लोगों को वो छोड़ के गए। कि वो गोरे अंग्रेज चले गए लेकिन यहाँ काले या भूरे अंग्रेजों को छोड़ गए। उन्होंने कुछ चेंज तो क्या करना था, उन्होंने उसी सिस्टम को न केवल बरकरार रखा बल्कि उसे और ज्यादा सशक्त करके और ज्यादा पोषित करके हम सबके सर पे बैठा दिया। रिलीजन्स के नाम पे, माइनॉरिटी के नाम पे इस तरह की घटिया विचारधाराओं को स्टेट द्वारा संरक्षण दिया गया, जो किसी भी सभ्य समाज में होनी नहीं चाहिए। हमें शर्म आनी चाहिए कि किसी सभ्य समाज में ऐसी विचारधारा एग्जिस्ट करती है। तो और उनको पल्लवित पोषित इन्होंने किया। अब जो हम बात कर रहे हैं कि जो रेक्टिफिकेशन हुआ है वो अभी एक पैच वर्क कह के चलेंगे, इसे हम इनिशियल बेबी स्टेप्स इन्हें कह रहे हैं, कि जो किया है वो सकारात्मक है कि कम से कम थोड़ा सा जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसे सकारात्मक रूप में दिखाना शुरू किया है। अभी तक पहले क्या हो रहा था कि इस देश में बस जातिवाद था, नारियों का शोषण होता था, उच्च वर्ग वाले नीचे वाले सो कॉल्ड नीची जातियों का शोषण करते थे, उत्तर वाले दक्षिण से लड़ाई करते थे। तो सब नैरेटिव वो बिल्कुल टिपिकल जो वामपंथी नैरेटिव होता है कि आइडेंटिटी क्रिएट करो फिर उनको आपस में लड़ाओ। तो वो तो किया ही किया, और साथ में ये जताने की कोशिश की कि हमारा जो समाज था, हमारी जो सभ्यता थी, बड़ी हीन थी और इसे किसी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो ऐड जो रेक्टिफिकेशन में उन्होंने ऐड किया वो ये किया कि थोड़ा सा उसको सम्मान मिलना शुरू हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो इन्होंने अंडर ग्रेजुएट कोर्स है हिस्ट्री का, पेपर 1 जो बनाया है वो है आइडिया ऑफ भारत। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस चीज को ट्रैक करते रहे हैं हमारे दर्शकों में से, कि आज तक बात होती थी आइडिया ऑफ इंडिया। क्या आप कभी भी सनातन धर्म की बात करेंगे, सनातन संस्था की बात करेंगे, हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, इनकी बात करेंगे तो उसको नकारा जाएगा। कहा जाएगा आइडिया ऑफ इंडिया तो एक इंक्लूसिव है, एक प्लूरलिज्म है उसके अंदर, जो कि वास्तव में तो है, लेकिन उनका तात्पर्य ये कहने का होता था कि वो वाली जो बिल्कुल ऐसी विचारधाराएं जो केवल नफरत फैला सकती हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, और उसका समावेश करने को आइडिया ऑफ इंडिया कहते थे। तो यहाँ पर जो पेपर 1 है इसमें इन्होंने आइडिया ऑफ भारत की बात की है। मैं प्रयास करता हूँ शेयर करूँ ये दर्शकों के साथ, ताकि वो भी साथ साथ इसको समझ पाए। जी बिल्कुल जी, ये है, देखिए अब ये है पेपर 1 आइडिया ऑफ भारत। इसमें उन्होंने क्या किया, पहले तो लर्निंग आउटकम पे जब हम चलते हैं, स्टूडेंट्स विल एक्वायर नॉलेज रिगार्डिंग द प्रिमिटिव लाइफ एंड कल्चरल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया। They can gather knowledge about the society, culture, religion and political history of ancient India. They will also acquire the knowledge of changing socio-cultural scenarios of India. अब इसमें हालांकि मैं इससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ जिस तरह की शब्दावली का उपयोग यहाँ किया गया, लेकिन कम से कम जो हमारे लिए पॉजिटिव है वो ये है कि एंशिएंट इंडिया की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, यहाँ धर्म शब्द आ सकता था, रिलीजन कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये एक शुरुआत है। और जो यूनिट 1 में
सबसे पहली चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस की है अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष। तो इसमें जो आपने अपने चैनल का नाम रखा है जम्बू टॉक्स, वो भी कहीं न कहीं थोड़ा जुड़ना चाहिए, क्योंकि जी जी, जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारतवर्ष तो इतना बृहत है, इतना बड़ा है कि अगर ये चीज़ हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे फ्यूचर को बताई जाएगी, तो उनमें आप पाएंगे कि उनके अंदर वो एक आत्मसम्मान जागेगा, आत्मगौरव जागेगा। ये मैं कुछ दिन पहले ही, मुझे ध्यान नहीं किस मंच पे मैं बात कर रहा था, कि हमने मैं जब स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम देखता था, जब मैं रेगुलर पढ़ाया करता था, तो उसमें मैं जापान के बच्चों से भी मिला, अमेरिकन से मिला, जर्मन से मिला, चाइनीज़ से मिला। तो जो चीज़ मैंने नोटिस की वो क्या थी कि इन लोगों में कोई भी जब जापान का बच्चा आता है तो उसमें आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से जज कर सकते हैं कि उसको अपने जापानीज होने पे गर्व है। अमेरिकन आएगा, उसे अमेरिकन होने पे गर्व है। फ्रेंच आएगा, उसे फ्रेंच होने पे गर्व है। लेकिन हमारे बच्चे जब उनसे बात करते थे तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखा करता था, ऐसा लगता था कि बिल्कुल ढुलमुल सा रवैया है, कि दे ऑलमोस्ट एपोलॉजिस्ट हो जाते हैं, कि मानो उनके पास तो कुछ है ही नहीं संसार को बताने के लिए और दिखाने के लिए। तो ये जो इन्होंने पहला स्टेप किया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष, और दूसरा यूनिट है एटर्निटी ऑफ सिनोनिम्स भारत। हालांकि शायद यहाँ कोई एक आधा शब्द मिस हो गया। तो जो भारत की बात करेंगे तो मुझे वो, अब भारत की बात करते याद आ जाता मनोज कुमार वाला वो गाना, भारत की बात भारत बताता का हूँ। रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जी। और उसमें कोई जिंगोइज्म नहीं है, वो बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल फैक्ट्स हैं जो हमें बताने हैं। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमारा काम कोई अननेसेसरी महिमा मंडन करने की कभी आवश्यकता नहीं रहेगी। हम तो इतनी विशाल वृहत और इतनी उदार संस्कृति है कि केवल उसको सच बता देंगे लोगों को, उतने से ही जो हमारे बच्चों का ये आत्मसम्मान, आत्मगौरव निकाल दिया गया, उनकी मानो रीढ़ की हड्डी को निकाल दिया गया है, वो वापस उनमें आ जाएगी। और जैसे ही वो आती है, आप देखें कि हम हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, मेधा की कमी नहीं है, लेकिन ये जो आत्मगौरव छीन लिया गया हमसे, वो मिलेगा तो हमारा देश अपने पूरे पोटेंशियल पे काम कर पाएगा। जी। नीरज जी, आपने जो बात की कि आत्मगौरव जब मिलेगा तब हमारा देश पूरे पोटेंशियल पर काम कर पाएगा। अभी 2-3 दिनों पहले मैं रामेश्वर जी के साथ में कार्यक्रम कर रहा था कॉलोनाइजेशन के ऊपर। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कभी राज नहीं किया। उन्होंने आधे भारत पर राज किया, ये बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन आधे भारत पर अंग्रेजों ने अपने मित्रों की वजह से राज किया। उन मित्रों के नाम अक्सर आप अपने चैनल पर अपने कार्यक्रमों में लेते रहते हैं, तो इशारा आप बेहतर समझ रहे हैं। और वो मित्र कभी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत कभी भी छोड़े, और आज तक भी उस मानसिकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश की। और इसीलिए कहा जाता है कि 2014 में एक नए भारत का जन्म हुआ है, या हम भारत को सांस्कृतिक आजादी 2014 से मिली है। राजनीतिक आजादी को भी इस टर्म में लिया जा सकता है, जो लगातार आगे बढ़ रही है। और अभी हम लोग देखेंगे शायद 2 मई हो सकता है कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हिंदुस्तान के लिए लेकर के आए। अब बात ये है कि जिन लोगों की हम लोग आज, अभी तो आपने जो चीजें कही कि आइडिया ऑफ भारतवर्ष, आइडिया ऑफ भारत, और किस तरीके से हम लोग एटलीस्ट इंडिया से हम लोग भारत पे शिफ्ट हो रहे हैं, और अगर वो शिफ्ट होंगे तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी। अब आपने जो कहा कि आत्मगौरव जो छुपा लिया गया था वापस आए, वो वापस किन लोगों के बीच में आए नीरज जी? यूजीसी की हम बात करते हैं तो चलिए ठीक है कि यूजीसी में कुछ जो पढ़ने वाले हैं उनके बीच में आएगा, लेकिन जो पढ़ाने वाले हैं उसी मानसिकता के हैं, जिस मानसिकता से वो पढ़ कर के आए हैं, जो पैसा उन्होंने जिन सरकारों से लिया है। क्या आपको लगता है कि पढ़ाने वाले एकदम से किसी नई किताब के आने से घूम जाएंगे 360 डिग्री और पढ़ाने लग जाएंगे वो चीजें जो नई है, लेकिन उनके लिए एक्चुअली बिल्कुल शायद उतनी बेहतर ही ना हो, वो पढ़ाना चाहते ही ना हो? तो जरा उसकी बात भी कर लें। जी, आपने बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन पूछा। इसे मैं दो तरह से देखता हूँ। पहला है कि जैसा मैंने कहा कि जस्ट एक स्टार्टिंग है, क्योंकि यूजीसी का जो प्रभाव है वो उतना बड़ा नहीं है जितना एनसीईआरटी के लेवल पे होने वाला है, जो पूरे देश के बच्चे देखेंगे। यहाँ तो केवल वो लोग हैं जो हिस्ट्री ऑप्ट करेंगे एज अ सब्जेक्ट, ऑनर्स में जाएंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये उनके लिए हो रहा है।
लेकिन इसका जो प्रभाव जो आपने पूछा कि किस पे पड़ेगा और कैसे पड़ेगा, वो जो आज शिक्षकों की जो एक पूरी की पूरी एक पंक्ति खड़ी है जो बिल्कुल उसी विचारधारा से जुड़ी है, जो एक्चुअल में उद्देश्य था वामपंथियों का या इन लोगों का कि किस तरह के ब्रेन वॉश लोगों को खड़ा किया जाए, वो रेजिस्ट करेंगे इसको। अभी आप देखिएगा कि आगे और शोर मचेगा इसके बारे में, इसका विरोध बहुत होगा। तो वो जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, जो अर्बन नक्सल्स हैं, कामी वामी इस्लामी, वो तो विरोध करेंगे ही, लेकिन इसका जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि एक तो जब वो किताबों के अंदर दिया होगा तो बच्चे कम से कम क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे टीचर्स से। और जैसे आज अवेयरनेस फैल रही है सोशल मीडिया के कारण, तो बच्चे इन टीचर्स को भी एक्सपोज करना शुरू करेंगे जो इस तरह के दुराग्रह से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और बच्चे जब क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं तो अच्छे अच्छे टीचरों की हालत खराब हो जाती है अगर वो झूठ बोल रहे हो तो। सच्चा टीचर उसको एंजॉय करता है, लेकिन ये जो इस तरह के जो चोर प्रवृत्ति के अध्यापक हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे अच्छी तरह से। और दूसरा जो इसका हमें लाभ होगा वो है कि जो बच्चे सिविल सर्विसेज की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो जब इसको पढ़ के जाएंगे, इसमें से जो क्लियर करेंगे, वो फिर हमें उस तरह के आईएएस आईपीएस मिलेंगे जो हमारी धरती की मिट्टी से जुड़े हुए होंगे। क्योंकि अभी क्या होता है कि वो जुडिशियल सर्विसेज में जा रहे हैं, एलाइड सर्विसेज में जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा रहे हैं, जो इस तरह की विकृत इतिहास को पढ़ के जाते हैं। मेरे मित्र हैं इस तरह के जजेस जिनकी मानसिकता बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसी हम सेकुलर जो दिमागी विकृति देखते हैं उनमें, तो उनमें सुधार आएगा। अब आप देखिए कि हर साल 1000-1200 बच्चे सिलेक्ट होते हैं इन सारी सर्विसेज में। तो लेकिन आपको पिछले अगर 25-30 साल देखें तो आपको कितने लोग मिलते हैं संजय दीक्षित जैसी बात करने वाले या नागेश्वर राव जैसी बात करने वाले। तो ये गिने चुने लोग हमें मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बच गए, उस सिस्टम में करप्ट होने से ये लोग बच गए, इसलिए ऐसी बात करते हैं। तो जैसे जैसे ये वाला सिलेबस बढ़ेगा आगे, तो इसका प्रभाव मैं देखता हूं कि 5-7 साल बाद इसका प्रभाव आना शुरू होगा। इमीडिएट कोई इसका इफेक्ट हमें ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला। जी नीरज जी, इन 5-7 सालों में जब प्रभाव आना शुरू होगा, 5-7 सालों में, अब इन 5-7 सालों में क्या-क्या बदलाव आपको दिखने को मिल सकता है, खासतौर पर पॉलिसी पे? बिकॉज़ पॉलिसी पे आपने कहा कि शुरुआत है। अब शुरुआत अगर हुई है, तो उस शुरुआत का एक तो कि सबसे अच्छा पॉइंट, बिकॉज़ बुरे नेगेटिव की बातें आप दुनिया भर की जितनी चाहे हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा पॉइंट आपको इस पूरे में क्या लग रहा है? और फिर आगे 5-7 साल में क्या-क्या चीज़ें बदलेंगी, उसकी बात करें। आप जो करिकुलम चेंज हुआ उसकी बात करें, उसका जो प्रभाव होने वाला उसकी बात करें? पहले करिकुलम चेंज की बात कर रहा हूँ और उसके बाद में इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। जी, करिकुलम में तो जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया सिलेबस में कि ये जो बिल्कुल पीछे से शुरू कर रहे हैं, जो मैं यूनिट 1 की बात कर रहा था, कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष की, उसमें जो चौथा पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है द ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर। अभी तक, क्योंकि मैंने तो एनसीईआरटी का जो शोध किया है उसमें मैंने क्या पाया कि मैं ये चैलेंज करके कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अभी जो 10 किताबें लगी हुई हैं 6ठी से 12वीं तक की, 10 किताबें हैं टोटल, उनमें एक सेंटेंस मुझे ऐसा ढूंढ के निकाल के दिखा दे जिससे बच्चों को अपनी सभ्यता पे, अपनी संस्कृति पे गर्व हो सके। एक भी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने किया क्या, ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि जो हमारे देश का लिटरेचर है वो निहायत ही हेय है कि इसको त्याग देना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जब वेदों की बात करते हैं तो वेदों में उन्होंने क्या किया, इस तरह की इमेज क्रिएट करने की कोशिश करी है कि मानो जो वेद थे, मैं आपके साथ इसका एग्जांपल शेयर करने की ट्राई करता हूँ एक मिनट जरा। जी बिल्कुल। जी, क्योंकि वो एग्जांपल से में और ज्यादा क्लियर हो जाता है। एग्जैक्टली। क्योंकि हमें, जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि वैदिक संस्कृति है, वैदिक सभ्यता है। बिल्कुल। तो अब ये देखिए, ये इन्होंने किस तरह की ब्रेन वॉशिंग 6ठी क्लास से शुरू की हुई है। बच्चा हमारा 12-13 वर्ष का होता है, सबसे वल्नरेबल एज, उस समय जब जाता है तो उसे क्या पढ़ाया जा रहा है? 6ठी क्लास का पेज नंबर 46 में आपको बता रहा हूँ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों
और बच्चों के आगे ब्रैकेट में डाल दिया खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। तो एक सेंटेंस सफिशिएंट है ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि जो वेद हैं वो पुत्र और पुत्री में भेदभाव करते थे, क्योंकि जब आपने लड़ाने का नैरेटिव क्रिएट करना होता है तो 50% आबादी फीमेल है, 50% मेल है, तो उनको आपस में लड़ाओ। और फिर थोड़ा सा जब आगे चलेंगे तो फिर क्या कहते हैं कि लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चरागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। अब आप कल्पना करें कि जो 12-13 वर्ष का बच्चा वहाँ क्लास में से पढ़ रहा है, उसके माइंड में आपने क्या इमेज क्रिएट की? एक ऐसे घटिया कबीलाई संस्कृति की इमेज क्रिएट कर दी जो लूटपाट मचाते थे, और स्पेशली कि जो ब्राह्मण हैं और जो लीडर्स हैं, और विच मीन्स क्षत्रिय हैं, ये यूफेमिज्म यूज किया इन्होंने कि वो ऐसे थे जो लूटपाट करते थे और ब्राह्मण इतने लालची थे कि धन आपस में बांट लेते थे और फिर आप बाकी लोगों में बांट दिया जाता था। और फिर इसी को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, इसी छठी क्लास में पेज नंबर 60 पे फिर इसको लिंक करते हैं जहाँ टॉपिक है कृषि में परिवर्तन। उसमें आ गया, इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। तो दास दासी वहां बताया कि लोगों को बंदी बना के लाते थे, वो दास दासी बनते थे, फिर उनसे खेती बाड़ी करवाई जाती। तो ये इन्होंने वेदों के बारे में इस तरह की इमेज झूठ से क्रिएट की हुई है। क्योंकि मैंने इनको जब आरटीआई एप्लीकेशन लगाया था, मैंने कहा आप ये जो कह रहे हैं इसका बेस क्या हमें बताइए, वो ऋचाएं हमारे साथ शेयर करें जो ये बात कहती है ऋग्वेद में। तो इन्होंने कहा हमारे पास इस तरह के कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। उस पर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया है, वो दर्शक चाहें तो देखें उसे। लेकिन तो वो जो हम मूल हाँ जी कि जो आप पूछ रहे थे कि किस तरह से होगा, तो जो इन्होंने डाला ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर, उसमें फिर ये बोल रहे हैं वेद, वेदांग, उपनिषद, एपिक्स, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, स्मृति, पुराण एटसेट्रा। तो इन्होंने पूरा स्पेक्ट्रम इसमें कवर कर दिया। तो विच मीन्स कि जिन्होंने भी ये चेंज किया है वो, मैं तो उनका आभारी हूँ कि उन्होंने साहस किया और ये काम किया है, अच्छा काम है। और ये हमारे बच्चों को वो जो आत्मगौरव और आत्मसम्मान की हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि जब सच आप पढ़ाएंगे तब लोगों को पता लगेगा कि हमारे यहाँ क्या संस्कृति थी। अब जनरली क्या होता है कि हम उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा कंपेरेटिव रिलीजन में भी इंटरेस्ट है। तो इसकी जब आप इस्लाम से तुलना करके देखें, क्रिश्चियनिटी से तुलना करके देखें, तो उन दोनों विचारधाराओं में ये बिल्कुल एम्बेडेड है। उनके अंदर ये संस्थागत रूप से है कि आपने लूटना है लोगों को, लूट का माल लेके आना है, फिर आपस में बांट लेना है। तो जो उनकी बुराइयां थी वो इन्होंने हमारे एंशिएंट लिटरेचर पे, हमारे वेद वेदांग पे, हमारे साहित्य पे थोप दी, और हमारी जो अच्छाइयां थी वो उनके ऊपर दिखाने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल गलत था और झूठ था। तो अब ये जो कदम उठा रहे हैं वो सच की ओर एक कदम है, इसलिए मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि जो बच्चे इसे पढ़ेंगे वो उनमें वो आत्मगौरव जागना चाहिए, अगर ठीक से पढ़ा जाएगा और पढ़ाया जाएगा। जी एक्जेक्टली, आपने जो लास्ट में लाइन में अगर लगाया है, बस ये अगर जो है वो हट जाए, क्योंकि अगर ये ठीक से पढ़ा जाएगा और पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है सरकारी सिस्टम में, नीरज जी आप बेहतर जानते हैं कि अगर निकलना है तो हाथी में नहीं निकल जाएगा, नहीं तो सुई को भी नहीं निकलने दिया जाएगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही है कि जब तक लोग आप हर किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, इसलिए इंतजार हो रहा है कुछ लोग रिटायर हो, कैसे कुछ चीजों को, नए लोगों को अंदर आया जाए, कुछ सिस्टम के पार्ट जो बने हुए हैं उनको कैसे साइडलाइन किया जाए। तो बहुत माथाफोड़ी है, कोशिश हो रही है, आगे बात करते हैं जी। इसमें देखिए, इसमें ना मेरा पता क्या मानना है कि आप देखिए कि आपके लिए स्टेक पर है क्या। आपकी पूरी सभ्यता, आपका सर्वाइवल इस पर निर्भर करता है। तो ये जो ढुलमुल रवैया कि उनको रिटायर होने देते हैं, धीरे धीरे डालेंगे। अब
हो सकता है मोदी जी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, उनका पूरा सम्मान है, क्योंकि जो व्यक्ति 12-14 साल चीफ मिनिस्टर रहता है और वो भी जब लगभग सारी दुनिया उसके विरोध में है, फिर प्राइम मिनिस्टर बन के दूसरी बार जीत जाता है, तो उनमें वो समझ तो है, उनमें वो बुद्धि है, उस पर मुझे कोई डिनायल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ स्टेक पे वो क्या है, हमारी एग्जिस्टेंशियल, हमारी एग्जिस्टेंस है सर्वाइवल की। तो वहां आप ये ढुलमुल रवैया नहीं अपनाना चाहिए। जैसे कांग्रेस क्या करती है, जो ये गद्दार लोग हैं वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं। जब यूपीए 1 आया था, जब इन्होंने किताबें डाली, तो 24 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन का रिजल्ट आया, 24 घंटे के अंदर इन्होंने एजुकेशन सेक्रेटरी को बदल दिया और 2 महीने में कमेटी बन गई। 1 साल के अंदर किताबें बन के तैयार होके लोगों के पास, बच्चों के पास पहुंच गई थी। और हम 7 साल बाद अभी केवल यूजीसी में सोच रहे हैं इसे। तो ये जो गति है धीमी है, और मतलब मुझे लगता है कि स्पीड बहुत कम है। जी नीरज जी, डर किसका है अगर स्पीड बहुत कम है तो? क्योंकि जब आप मतलब अगर आपने पॉलिटिकल बात ये डाली ही है पॉइंट में, तो मैं थोड़ा सा उसको ले भी लेता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास में अब सिंगल पार्टी मेजोरिटी है, कहीं किसी और की जरूरत नहीं है, इतना मजबूत लीडर, जहां पर दुनिया की निगाह उस व्यक्ति के पास से लगी रहती है, कभी वहां पर आपको एक शेर नजर आता है, कभी उसके अक्स में विक्रमादित्य किसी को नजर आता है, कहीं भी कहीं गाड़ी के पीछे से झांकते हुए छत्रपति शिवाजी नजर आते हैं। तो ऐसे में फिर वो 40-50 सीटों वाला जो युवराज राजकुमार जिसकी संज्ञा दी जाती है, तो डर किसका है कि स्पीड कम है? अब तो ये बुलेट ट्रेन अगर भारत में आ रही है तो ये सिविलाइजेशन की बात है, तो यहाँ भी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से काम करना पड़ेगा। हम्म। देखिए, अब हम अंदाजा लगा सकते हैं, है ना, हम उनके मन के अंदर क्या चलता है वो तो हम जान नहीं पाएंगे। लेकिन कई बार वो कहते हैं ना कि दूध का जला भी वो छाछ में फूंक फूंक कर पीता है, तो शायद वो कारण है, या प्रायोरिटी नहीं है, और या लोगों की कमी है। ये 3 चीजें मैं देखता हूँ इसमें। जब मैं प्रायोरिटी की बात करता हूँ, तो जैसे मोदी जी गुजरात में रहे, तो वहाँ पर जो करिकुलम है उसमें कोई बहुत लंबे चौड़े चेंजेस देखने को नहीं मिले। तो शायद मोदी जी की वो प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ, या इसलिए ऐसा हो रहा है कि अभी इतना समय लग रहा है। दूसरा होता है कि उनकी इच्छा तो है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग नहीं हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारी संस्थाएं देखी जो कहती हैं कि हम इतिहास पे काम कर रहे हैं, हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं, लेकिन दिखाने के लिए काम उनके पास कुछ नहीं है, और ना ही उस कैलिबर के लोग हैं जो इस चीज को हैंडल कर सकें। तो अगर मोदी जी के पास एक नितिन गडकरी है जो रेल वहां पे काम कर रहे हैं, 2-3 मंत्री हैं जो काम कर रहे हैं, और बाकी अगर नहीं कर रहे, तो उनके पास मैन पावर की कमी है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो एक प्रायोरिटी है या नहीं, दूसरा लोग हैं या नहीं, और तीसरा होता है कि वही कि जो भय है। मुझे याद है कि तब मुझे बिल्कुल पॉलिटिकली, तो मैं आज भी नाइव हूँ, पहले तो मैं बिल्कुल ही मूर्ख हुआ करता था, पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा मेरा। लेकिन वो हल्का हल्का, क्योंकि अखबार के फ्रंट पेज पे आया करता था, संस्कृताइजेशन ऑफ एजुकेशन, टॉक्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, और एक और शब्द यूज करते हैं, भगवाकरण ऑफ एजुकेशन, सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सेक्रेटाइजेशन। तो उस समय बहुत शोर मचा था इसका। हालांकि मैंने इसको ट्रैक नहीं किया था उस समय, पर वो मेरी भी बैक ऑफ माइंड पे है। तो मुझे याद है कि उस समय इन्होंने वो मुरली मनोहर जोशी को इस तरह से कैरिकेचर बना के पेश कर रहे थे ये लोग। तो वो भी शायद डर होगा। और चौथी चीज, मुझे लगता है इन सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कि एक कारण होने की बजाय सारे कॉम्बिनेशन हैं। प्रायोरिटी ना होना, लोग ना होना, और फिर ये डर होना कि हम एक्सपोज हो जाएंगे, कि हमने कोई जरा सा भी कमी छोड़ दी तो हम उसमें एक्सपोज हो जाएंगे। तो इस कारण से शायद गति धीमी है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। गति धीमी है, लोग नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है कि हमारे पास नीरज अत्री तो है। अगर नीरज अत्री है तो, और उनके पास में इतनी सारी चीजें हैं बात करने के लिए, तो क्या लोगों की निगाह नहीं पड़ रही है सही लोगों पर? और सही लोगों पर जब निगाह पड़ेगी और उन्हें सही जगह पर बिठाया जाएगा, तो शायद वो सही काम करेंगे। तो मेरा तो यह इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी, अगर कोई सरकारी कर्मचारी या अच्छे अधिकारी देख रहे हो, तो वो समझ लें कि जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं, और इसलिए नहीं बनना चाहते कि उनको कोई बहुत फायदा मिलेगा, बल्कि इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो इस हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। जिस गाने की आपने बात की कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, वो भारत को अपने अंदर रख करके चलते हैं। ऐसे में अगर उन पर उनकी दृष्टि पड़ती है, तो शायद हिंदुस्तान के बारे में चीजें बदल जाएंगी।
खैर आगे बढ़ते हैं नीरज जी, और बात करते हैं उन 5-7 सालों की जिनके बारे में आपने कहा कि 5-7 साल में स्थितियां बदलेंगी। तो क्या 5-7 साल में अंदर जो काम होने वाला है, वो काम आपको कैसा होता हुआ, जिसके हम इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स की बात कर रहे थे, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस होते हैं, और जो जनरेशन गैप होता है, उस गैप को हम कैसे फिल करेंगे? गैप को फिल करना, हाँ, क्योंकि जब मैंने इस पे एनसीईआरटी पे काम करना शुरू किया था, तो लोग मुझसे यही क्वेश्चन पूछते थे। तब तो आशा भी नहीं थी कि ऐसे नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री भी बनेगा। तब तो बिल्कुल चारों ओर अंधेरा दिखाई देता था। तो लोग मुझसे यही पूछा करते थे कि आप क्या करना चाहते हो और कैसे होगा ये? तो तब मैंने जो सोचा था, आज आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे याद आ रहा है वो, कि पहली चीज़ तो जो ये टेक्स्ट बुक्स हैं इन्हें बदलना तो है ही है। वो बदलेंगी तो अगली पीढ़ी सुधरेगी, लेकिन जो बीते ये 15, 16, 17 वर्ष में बच्चे हमारे स्कूल सिस्टम में से पढ़ के निकल चुके हैं, उनके अंदर जो गलत चीज़ें भरी गई हैं, जो उनके अंदर टॉक्सिन्स डाल दिए गए हैं, उन्हें डिटॉक्सिफाई करने के लिए सरकार का एक आउटरीच प्रोग्राम होना चाहिए। और ये सरकार ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते इसको। क्योंकि लेकिन अब उसमें समस्या क्या है, वो तभी हो सकता है अगर हम पहले इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक्नॉलेज करें कि इतना बड़ा धोखा हमारे बच्चों के साथ किया गया। और एक बार आप ये पॉइंट आउट करके, इसको आइडेंटिफाई करके एक्सपोज कर देते हैं कि ये धोखा हुआ है हमारे बच्चों के साथ, फिर आप उसकी आउटरीच को प्लान भी कर सकते हैं और उसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि अब ये सच्चा इतिहास है जो हम बताना चाहते हैं। और उसके लिए फिर उनको जितने प्लेटफॉर्म्स, अब सरकार अगर चाहे, स्टेट के पास रिसोर्सेज रहते हैं, वो मीडिया यूज करे, वो एजुकेशन सिस्टम यूज करे, कैसे भी करे, लेकिन ये आउटरीच बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखिए ना, ये जो आपको आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ इस तरह के डीरेसिनेटेड बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो किस किस चीज पे विरोध कर रहे हैं, उनको कोई भी मूर्ख बना के ले जाता है कि दाढ़ी मूछ वाले लड़के सुर्खी बिंदी लगा के ब्लाउज पहन के घूम रहे हैं। तो इस तरह के गधे अगर हम पैदा कर रहे हैं अपने देश में, तो उनको सुधारने का दायित्व भी सरकार का है। और आउटरीच प्रोग्राम बहुत बहुत व्यापक करना पड़ेगा अगर हम इसे सुधारना चाहते हैं तो। जी। नीरज जी, पहले तो मैं दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूंगा, इफ यू हैव सम क्वेश्चंस इन योर माइंड, अगर आपके पास में कुछ सवाल हैं तो सुपर चैट के माध्यम से जरूर उन सवालों को पूछें, और आपसे 5-7 मिनट बाद में हम आपके सवालों को लेने की कोशिश करेंगे। नीरज जी, कोई कमी जो है, हालांकि कमियां बहुत होती हैं, जो कि हमने बात की कि सबसे वैलिड पॉइंट क्या है, आपने भारतवर्ष की बात की, आपने पहले ही चैप्टर की बात की, उसमें चीजें आपने बताई। तो बेसिक कमी जो कहीं पर रह गई है, वो बड़ी कमी कौन सी है जो आपको इस जगह पर दिखाई देती है, जो जो आपको इस पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग में जो सब कुछ आया है यूजीसी का, इसमें दिखाई देती है कमी, एक बड़ी कमी इस जिसको नहीं ड्राफ्टिंग, होनी चाहिए? जी, देखिए, जिन्होंने काम किया है ना, अच्छा काम किया, मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ। जो कमी छोटी-मोटी रह गई है, जैसा मैंने कहा कि अभी वो जो स्ट्रक्चर है, वो उसी स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं। थोड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की आवश्यकता है। जैसा उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया को आइडिया ऑफ भारत कर दिया, व्हिच इज़ ब्रिलियंट। ऐसे ही जहाँ पर हमारे देश की बात की जाती है, वहाँ पर उन्हें बात करनी चाहिए थी धर्म की। बजाय रिलिजन लिखने के उसे धर्म लिखना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये एक आइडियोलॉजिकल बैटलफील्ड है जिसमें हम काम कर रहे हैं। और जब हम विचारधारा के स्तर पे युद्ध लड़ रहे होते हैं, तो जो शब्द हैं वो शस्त्रों का काम करते हैं, ढाल का भी काम करते हैं। तो एक-एक शब्द बहुत सोच समझ के डालना पड़ेगा। तो ये जो अगर इसे चेंज कर लेते हैं, और मुझे इसमें कोई और चीज़ ऐसी नहीं लगी जिसमें उनको सुधार करने की आवश्यकता है। हालाँकि अभी वो अ, कहीं-कहीं पर रोमिला थापर की और इरफान हबीब की एक आधी किताब आ गई है। कोई बात नहीं, अगली बार वो निकल जाएगी। अदरवाइज़ इट्स अ गुड डॉक्यूमेंट। बस ये थोड़ा-सा एक जो मुझे लगा, मैंने आपसे शेयर किया। चलिए, मैं सोचता हूँ कि दर्शकों के सवाल ले लिए जाए, और साथ में आप पहला सवाल जो स्क्रीन पर डालें, उसके साथ साथ में जी। मैं ये पॉइंट और क्रिएट कर देता हूँ, ले लेता हूँ, कि सरकार तो सारा काम कर रही है अपनी अपनी तरफ से, लेकिन क्या आपको लगता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाद में अब तक
हम लोगों ने अपनी तरफ से, शंकराचार्यों की बात होती है, 4 मठ के जरिए उनके माध्यम से भारत को एक तरीके से कवर करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद में अब समाज ने किस तरीके के ऐसे इंस्टीट्यूशंस खड़े किए जो सेंट एंसलम्स, सेंट जेवियर्स से लड़ने की क्षमता उनका मादा रखते हैं, क्योंकि बाजार खुला हुआ भी तो है। और उसके बाद सब निधीश जी, इसमें पता है क्या, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो आपने लास्ट में कहा कि बाजार खुला हुआ है, वैसा नहीं है, क्योंकि ये जो काले अंग्रेज आए थे, दे हैव डन अ वेरी थॉरो जॉब। उन्होंने बड़े अच्छे से हर वो एवेन्यू बंद किया, उस पे क्लैंप डाउन किया कि कहीं भी ये संस्कृति उठ ना सके। और उसका आपको जो आर्टिकल 25 से 30 आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको वहां दिख जाएगा कि जो मेजॉरिटी वाले हैं वो अपने इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की स्थापना नहीं कर सकते, करेंगे तो उनको एड नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही इस तरह से लोड कर दिया, वन साइडेड बना दिया कि हम इसे ओपन मार्केट कहते हैं, तो हम इसमें फंस जाते हैं। तो ओपन मार्केट नहीं है, एक बैटल ग्राउंड टिल्टेड है। और दूसरी चीज इसमें जो आती है कि जिन्होंने साहस किया भी, जैसे जो एसटी कॉलेज स्कूल आपको देखने को मिलते हैं और डीएवी मिलते हैं, ये 2 प्रमुख संस्थाएं हैं एजुकेशन के फील्ड में जो इस मानसिकता से आई थी कि हम एजुकेशन को सनातन से जोड़ के रखेंगे। लेकिन चारों तरफ से इतना प्रेशर बनाया गया इनके ऊपर कि ये संस्थाएं भी आज अपना जो मूल उद्देश्य था उससे भटक चुकी है। और उसमें कुछ गलती संस्थाओं की भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो उनको पूरा एनवायरनमेंट ऐसा मिला, इतना हॉस्टाइल माहौल मिला उन्हें कि वो उसमें पल्लवित पुष्पित हो ही नहीं पाए, जबकि आपने सारा फोकस रखा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस फैल सकें। तो ये जो आप प्रश्न कर रहे थे उसका इस तरह से हम उसे समझ सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली, इंटरेस्टिंग है कि किसी न किसी तौर पे एड जब तक नहीं मिलेगा, सस्टेन कैसे करेंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे। और ये बात तो नीरज जी, यहाँ पर इन चैनल्स के जरिए भी हम लोग बार बार हिंदू इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, और ये इन चैनल्स के जरिए भी है, क्योंकि जब तक एड नहीं मिलेगा, ब्रेड एंड बटर नहीं मिलेगा, सांसें नहीं मिलेंगी, तब आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और कितने ही चैनल्स को बैन कर दिया जाता है, कितनी ही वीडियोस पर स्ट्राइक आ जाती है, बिकॉज ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट लगी यहाँ पर भी हमें एक भारतीय प्लेटफॉर्म लाने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि बिना उसके हम नहीं जानते कि हमने 2-3 साल में, मुझे तो अभी 3.5 महीने हुए अपने चैनल को लॉन्च किए, लेकिन आपको तो इतना लंबा समय हो गया है, कब कौन सा चैनल बंद हो जाएगा, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, वी डोंट नो। और हम कोई जवाब भी नहीं ले सकते, उनसे सवाल भी नहीं पूछ सकते, कोई जवाब आएगा भी नहीं। ठीक है, ये बातें जिसको समझनी है वो समझेंगे, और मुझे लगता है हमारे दर्शक बहुत बेहतर समझे, और हर तरीके का सहयोग समर्थन ऐसे हर चैनल को करें जो बात भारत की करता है। आइए सवाल लेते हैं पहले जी। Sanatani first है, I'm trying to do extensive reading but I'm very bad at any kind of notes making. What Neeraj ji's law method, any suggestion to read effectively? रीड इफेक्टिवली तो आप पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, बस रीड इफेक्टिवली तो वही होता है। नोट्स जहाँ तक बनाने की बात है तो नोट्स में मैं भी कोई, मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा नोट्स बनाना, लेकिन जब मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया था तो उस समय जैसे किताब लिखनी थी, तो किताब लिखते लिखते मैं क्या कर रहा था कि जो आइडिया मन में आ रहा है बिल्कुल फ्री फ्लोइंग उसको नोट डाउन करता रहता था, सेकेंड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग में फिर उसको करेक्ट करता था। तो ये जो सनातनी फर्स्ट पूछ रहे हैं कि नोट रीडिंग के बारे में, मैं अगर वो स्पेसिफिक बताएं क्या ऑब्जेक्टिव है फिर तो शायद आंसर दे सकता हूँ, अदरवाइज तो रीडिंग जो करनी है, रीडिंग में मुझे मज़ा भी बहुत आता था, और थोड़ा शायद भगवान की कृपा थी कि मुझे याद भी रह जाती थी चीज़ें, तो वो शायद और शायद लगता है मुझे कि फोकस जो है वो कस के फोकस करना, आपने कस के फोकस किया तो ये बात बनी, आप रीडिंग करें और कस के फोकस करें। अगला सवाल है मयंक अग्रवाल है, गुरु जी ये नैरेटिव बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी एक सही पुस्तक के विरुद्ध प्रोपेगेंडा की 4 पुस्तकें हैं, ये बात बहुत वैलिड है, बल्कि मैं तो 10 की बात कर सकता हूँ कि 10 पुस्तकें हैं, क्या ये बस वॉल्यूम का खेल है? मयंक जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और काफ़ी हद तक आपने जो कहा है वो एकदम ठीक है कि यहाँ पर वॉल्यूम का खेल है, शोर मचाने का खेल है कि आप कितना शोर मचाते हैं। और अभी जैसे हम बार बार बात करते हैं ना सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया ने हमें हेल्प किया, वो बिल्कुल ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन साथ ही साथ क्या कर रहे हैं कि जो ये विरोधी हैं, जो राक्षस हैं, जो असुर हैं,
वो भी इसका लाभ उठा रहे हैं। तो यस। जैसे जब आप नैरेटिव की जैसे इन्होंने स्पेशली बात की, तो आप देखिए, आप किसी न्यूज़ को जब ढूँढने जाएँगे, गूगल पे पहुँचेंगे, तो आपको जो हमारे देश के 4-5 पोर्टल्स देखने मिलेंगे। एक होगा ऑप इंडिया, जो सच की बात कर रहा होगा, और विरोध में आपको मिल जाएँगे स्क्रॉल, क्विंट, नियॉन, ये एक और वो कौन-सा है, वायर, लायर, ये सब वहाँ आपको दिख जाएँगे। द लायर वायर। हाँ, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें। हाँ। उनकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है, वो जितना पैसा खर्च करते हैं, तो इसलिए वो उसमें आगे निकल गए हैं। जैसे-जैसे हम निकलेंगे आगे, जैसे-जैसे हमारे पास संसाधन इकट्ठे होते जाएँगे, तो जैसे अब मुझे लग रहा था कि मुझे एक पोर्टल शुरू कर देना चाहिए, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जितना आप अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे, ऐसा ना हो कि यू आर स्प्रेडिंग योरसेल्फ टू थिन। तो फिर मुझे थोड़ा-सा रुक जाना पड़ता है कि कैसे करें इसको। तो कोई और करेगा, लेकिन पॉइंट वही है, इनकी बात ठीक है कि वॉल्यूम की गेम है और क्वालिटी की गेम है, दोनों चीज़ों की गेम है ये। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल उसी तरीके की बात नीरज जी आपने की है कि हम बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम की बात करते हैं, बट एक बच्चा आपसे क्वालिटी टाइम नहीं, क्वांटिटी टाइम चाहता है, तो ये वॉल्यूम का खेल बहुत बड़ा है। जी, हाँ, जी, अगला सवाल ले लेते हैं। जी। विरल पटेल हैं, उन्होंने सहयोग भी किया आपको। विरल जी, आपका बहुत धन्यवाद। प्रणाम नीरज जी, फाइनली यूजीसी डूइंग जस्टिस टू इट्स लोगो, ज्ञान विज्ञान विमुक्तये, लिबरेटिंग फ्रॉम फेकरी टू रियल नॉलेज। जी, वीरा जी, ठीक कह रहे हैं आप कि उन्होंने अब इसे सार्थक करना आरंभ किया है। तो कहते हैं ना कि बेटर लेट देन नेवर। तो शुरुआत हो गई है, अब हम उसे कैपिचुलेट करने का प्रयास करें, छोड़े नहीं, इसको प्रेसिडेंट बनाकर बाकी के फोरा पर लेके जाएं और सब जगह पे, और स्पेशली एनसीईआरटी में लगवाने का और स्टेट बोर्ड्स में लगवाने का प्रयास करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। इंडियन थिंग्स सवाल पूछ रहे हैं, नीरज जी, इजराइल अपने यहाँ हिब्रू भाषा को फिर से जिंदा कर रहा है, आपको क्या लगता है? क्या संस्कृत के लिए भी ऐसा कुछ किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए जी। और अगर वो हिब्रू को, जिसे ऑलमोस्ट मृत प्रायः मान लिया गया था, जी। उसे जीवित कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ तो अभी संस्कृत बहुत सारी परंपराओं में, बहुत सारी शाखाओं में जीवित है। केवल उसको थोड़ा-सा प्राणवायु, ऑक्सीजन देने की आवश्यकता है, वो अपने आप खड़ी हो जाएगी। और इनका प्रश्न बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि जब हम बार-बार एक बात करें ना कि ये हमारी सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस का प्रश्न है, तो सिविलाइजेशन का जो मैसेज है उसको भाषा कैरी करती है, और इसीलिए इन्होंने जानबूझकर इस भाषा को, संस्कृत को का भी विनाश किया, ताकि उसको विनाश के कगार पे ले जाएं और उसको एकदम समाप्त कर दें। तो हमें उससे उल्टा काम करना ही पड़ेगा, संस्कृत को पुनर्जीवित करना चाहिए, करना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त हमारे पास चारा नहीं है, क्योंकि अगर रूट कॉज को एड्रेस करना है, तो संस्कृत उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र है जिस पे हमें काम करने की आवश्यकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। मारदेव ये सवाल पूछ रहे हैं, 9th स्टैंडर्ड में एमएचडी के ऊपर एक टॉपिक पढ़ाया गया, क्यों? बहुत ही मासूम था मेरा क्वेश्चन, बहुत ही मासूम था मेरा, शायद ऐसा होगा। मैंने बस पूछा कि हाल्यूसिनेशन तो नहीं हुआ था उनको, मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया और मेरे एम फ्रेंड्स मुझसे लड़ गए। अच्छा। तो मारदेव जी, आपका तो नाम ही मारदेव है, मारदेव, क्योंकि लेकिन इनका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, मैं इसका आंसर देता हूँ। जी। मैंने जब ये सोशल मीडिया पे बात करनी शुरू की थी, उससे पहले मैं जानना चाहता था, मेरे माइंड में एक थ्योरी थी अपनी, कि ये जो नैरेटिव ऐसे बिगाड़ा गया है, इसको सुधारना है तो कैसे सुधरेगा। तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि मैं पॉलिटिकली बहुत नाइव, बहुत मूर्ख हुआ करता था। सेम धर्म और रिलीजन के बारे में भी मेरी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि क्या फ्रॉड किया जा रहा है। तो अब क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ डील करता हूँ बीइंग अ टीचर, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर आप उनको सच बता देते हैं, तो स्टूडेंट्स पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होते, वो करेक्ट होते हैं, वो सीधी बात करते हैं। तो अगर ये जो रिलीजन, मजहब और धर्म है, ये हमारे बच्चों को बता दिए जाएं, और जो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं,
उसकी सच्चाई अगर आप क्लासेस में बतानी शुरू कर दें, मैं यहाँ सच्चाई की बात कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो 15-16% पॉपुलेशन जो भटकी हुई है, उनको स्टूडेंट्स अपने आप तुरंत वापस ले आएंगे, क्योंकि जो सच जानते हैं वो मुसलमान है या हिंदू हैं, वो सच को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। जो दुराग्रही हैं उनका मजाक इतना उड़ जाएगा कि वो अपना मुंह छुपाते फिरेंगे। तो आपने जब क्वेश्चन किया था महादेव जी, उस समय स्थितियां अलग रही होंगी, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब आप सच्चाई बच्चों को बताते हैं तो ये रिजल्ट एकदम सामने आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह की हरकतें उसने की हैं वो जब आम लोगों को पता लगेंगी तो ये जो जालीदार हेलमेट पहन के घूमते हैं इनको भी समझ में आएगा कि हम किस चक्कर में फंसे हुए थे, वो बाहर निकलेंगे, उससे पक्का बाहर ठीक निकलेंगे। भाई, कोई भी जबरदस्ती अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता। खैर, हम्म। जॉयजीत चौधरी सवाल पूछ रहे हैं, नमस्कार, गवर्नमेंट अपनी रेटिंग एजेंसीज फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज रिलीजियस फ्रीडम के कमीशन जो सिर्फ बाहर का ही देखें, भूरे अंग्रेजों के हटने के बाद भी सरकार लगातार फेल क्यों होती है? जयजीत जी, आपके क्वेश्चन में आपका आंसर भी छिपा होगा कि जब आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो आपने जो जड़ है उसको तो पकड़ लिया। अब ये अमेरिकन जो वेस्ट वाले वो करते क्या हैं, इस तरह की फर्जी एजेंसीज खड़ी कर देते हैं और वर्ल्ड को अपनी बात पूरे संसार में डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। और हम आज तक क्योंकि यहाँ भूरे अंग्रेज बैठे थे तो उनको अपने आका माई बाप समझते थे, तो अपने आप को डिफेंड करने में और उन्हीं के पैरामीटर्स पे खरे उतरने की कोशिश करते थे, विच इज ऑलवेज अ लूजिंग प्रोपोजिशन, विच इज ऑलवेज अ बैड आइडिया। अब हमें करना क्या चाहिए, हमें अपनी एजेंसीज खड़ी कर देनी चाहिए, वो पैरामीटर बनाए हमारी संस्कृति के हिसाब से, बाकियों को एसेस करें और फिर लिस्ट निकाल के दें कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज, टॉप 50 यूनिवर्सिटीज, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज, ये वाले जो पैरामीटर्स हैं वो सनातन पैरामीटर हो सकते हैं, वैदिक पैरामीटर हो सकते हैं, उन पे ये फेल होती है। तो हम उनके ऊपर सर्च लाइट डालें कि जो तुम बात करते हो, जैसे मान लीजिए हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका में सिंगल मदर्स की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो एक अब ऐसा समाज जो अपने आप को कल्चर्ड, सिविलाइज्ड और एडवांस्ड बताता है, उनकी हालत इतनी गंदी है, उसको आप हमारे देश से तुलना करेंगे तो उनको शर्म आनी चाहिए। तो ठीक, आपकी बात एकदम ठीक है। आज जो हम अभी डिस्कशन कर रहे थे कि 2014 से हम ये बोल सकते हैं कि हमने नया भारत बनाने का पहला कदम रखा है। तो ये जो आप कह रहे हैं ये उसी का अगला हिस्सा आता है कि पहले आप अपने घर में जो खड्डे खुदे हुए हैं उन्हें पूरा भर लीजिए, उसके बाद फिर बाहर वालों को दिखाइए कि ये तुम्हारे खड्डे हैं, हम इनको भरने में तुम्हारी से हेल्प करने वाले हैं। तो वो करना पड़ेगा और करना चाहिए। हमें अपने गड्ढे अपने आप को ही भरने पड़ेंगे, सरकार आएगी गड्ढे भरेगी, उसका इंतजार नहीं करिए। अगला सवाल अगर कोई है, नीरज जी। जी जी। यशोधन कुलकर्णी है, आपका धन्यवाद यशोधन जी, आपके सहयोग के लिए, ग्रेटिट्यूड, मोर पावर टू यू। नित्यानंदन, धन्यवाद यशोधन जी। यशोधन जी, आपका तो नाम ही यशोधन है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी अनिमोल जी। केयूर भावसर है, सर क्या हमें संस्कृत का भी अधिक से अधिक प्रचार नहीं करना चाहिए? दुनिया की सबसे पुरानी और यूनिक भाषा है संस्कृत। हाँ, केयूर जी, आपने मेरे मन की बात कह दी है, बिल्कुल ठीक है। असल एक्चुअली हुआ क्या कि शायद 2 साल पुरानी बात है, मैं उन दिनों चंडीगढ़ में रहा करता था, तो मुझे बुलाया गया, एक कॉलेज में फंक्शन था संस्कृत दिवस पे। तो संस्कृत को प्रमोट करने के लिए वो रखा था, तो मुझे उसमें इनवाइट किया गया था। तो तब मैंने वहाँ पर यही क्वेश्चन उठाया था कि संस्कृत हमारे देश की भाषा है। आइडियल सिचुएशन में तो ये होना चाहिए था कि संस्कृत को प्रमोट करने के इस तरह के सेमिनार, इस तरह के कार्यक्रम विदेश में होने चाहिए थे, कि हम अपनी भाषा को विदेश में प्रमोट कर रहे हैं। तो ये क्या कारण है कि हम उसे अपने देश में प्रमोट कर रहे हैं और वो भी लोगों को स्पेशली इनवाइट किया जाता है कि आप आइए और इसको प्रमोट करने में सहायता कीजिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि हमने एक बहुत बड़ी, एक नहीं बहुत सारी ऐतिहासिक भूलें की 1947 में, जिन्हें सुधारने का समय अब आया है। और संस्कृत का जितना प्रचार करेंगे, और इनके जो शब्द है ना,
इन्होंने कहा सबसे पुरानी और यूनिक भाषा है। बिल्कुल ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए कि सबसे वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि इसमें इतनी चीजें हैं संस्कृत में कि अगर हम उस पर तो अलग से एक डिस्कशन रखी जा सकती है कि संस्कृत क्यों यूनिक है, संस्कृत क्यों साइंटिफिक है। तो अवश्य करना चाहिए, आपने जो कहा है बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, अच्छी बात कही नीरज जी आपने कि अलग से डिस्कशन हम लोग बिल्कुल करेंगे संस्कृत के बारे में। इट्स वेल डन नीलेश शरियम, आपका धन्यवाद नीलेश जी। हाँ, सुपर स्टिकर के लिए आभार आपका बहुत बहुत। विरल पटेल हैज बीन अ यूट्यूब मेंबर, दैट्स अच्छा वेरी गुड। जी, विरल जी मेंबर बनने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। अब ये जो छोटे छोटे स्टेप्स है ना, ये भी हमें कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं कि हम नीरज जी, इसके बारे में रिसोर्सेज। मैं कहता हूँ एक चीज, इसके बारे में मैं कहता हूँ एक चीज कि 96 वर्ल्ड कप लोगों ने देखा होगा, और चूंकि आप जो बात कहने वाले थे उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइब जो आप बात कह रहे थे, 96 वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है। उधर शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है, इधर क्रीज पे एक तरफ सचिन तेंदुलकर है, दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग है। शोएब अख्तर बहुत बड़ा बॉलर है और बहुत तेज बॉल करता है। ऐसा लगता है कि पवेलियन एंड से वहीं से अंतिम से छोर से भागते हुए आते हैं और 100 की स्पीड पर बॉल हो रही है, लेकिन स्क्वायर लेग पर किसी को खबर नहीं होती ऐसी बाउंड्री पड़ती है। आई एम टेलिंग यू, जिस तरीके से नीरज जी ने बात की थी, क्विंट की बात हो, वाया द वायर की बात हो, ध्रुव राशि की बात हो, अंकुश की बात हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चैनल्स पर 1 घंटे में वीडियो अपलोड होता है और 400,000 व्यूज उनको सीधा सीधा दिखाई देते हैं। मैं बहुत ब्लंटली, लेकिन बहुत क्लियरली और बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पर करना चाहूंगा, वॉट एवर चैनल आपको जो दिखे, जिस भी तरीके से, अगर आप उस चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक करें, 10 बार शेयर करें। अगर आप ये सब कुछ करने के साथ साथ में मॉरल सपोर्ट के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट करने की इच्छा रखते हैं, तो ये मत सोचिए कितना, जितना हो सके उतना। राम सेतु एक नई फिल्म आने वाली है अक्षय कुमार की, और राम सेतु के लिए गिलहरी का प्रसंग तो हम लोगों को याद ही है ना। ये छोटी छोटी सी बातें हमें बहुत सुख देती हैं, सुविधा भी देती हैं और संघर्ष करने का मादा भी देती है। अगर कुछ रह गया हो नीरज जी तो आप कह दीजिए। मैं यही कह रहा था कि ये जो छोटा छोटा सहयोग है ना, ये सहायता करता है। अब जैसे उन्होंने क्या किया कि जाकिर नाइक को खड़ा किया, इतना बड़ा चैनल उसको बना के दिया, सैटेलाइट चैनल, जिससे वो झूठ का प्रचार कर सके। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हमें एक ऐसा चैनल मिल जाए सच बताने के लिए, तो वो जो नैरेटिव उसने खड़ा किया था 10, 15, 20, 25 साल में, उसको 4 साल में बिल्कुल ध्वस्त करके गिराया जा सकता है। लेकिन बस वो रिसोर्सेज की कमी है। तो जैसे जैसे वो आएंगे, प्रयास करेंगे। और हमेशा मैं तो सोचता हूँ कि किसी दिन मेरे पास ऐसा चैनल होगा जाकिर नाइक के समान, तो हम उस पर काम करेंगे, उस पर बात करेंगे। देखते हैं बिल्कुल बाकी नीरज जी, होता है नहीं बिल्कुल होता। नीरज जी, बिल्कुल नीरज जी, मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक से। एक सवाल और है, अनिल गुर्जर, नीरज जी, सरकार उन्हें विश्वास में लेना चाहती है जो भारतीय सभ्यता में विश्वास ही नहीं करना चाहते। जिस मजहब में अकल का इस्तेमाल बैन है वो क्या समझ पाएंगे, उपभोगवादी और दान वाले एक साथ कैसे आएंगे। हम्म। अनिल जी, आपकी बात कुछ ठीक है। इसमें थोड़ा सा जो मैं चेंज लाना चाहूँगा वो ये है कि हमें, जब हम इस मोहम्मद वाली समाज को देखते हैं, तो उसे एक मोनोलिथ कभी मत सोचिए। उसमें बहुत वैरायटी है, बहुत सारे लोग हैं जो इधर आना चाहते हैं, वो घुटन महसूस करते हैं। आप कल्पना करके देखिए ना कि इतना घुटन भरा जहाँ सिस्टम होगा, तो मानव प्रकृति है, उसको स्वच्छंदता चाहिए, उसे स्वतंत्रता चाहिए। तो बहुत घुटन है वहां पे, लोगों को बाहर आना चाहते हैं। लेकिन अभी तक के जो काले भूरे अंग्रेज यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया कि उन्होंने आम मुसलमान की नहीं सुनी, उन्होंने उन गुंडे बदमाशों की सुनी जो उनको भेड़ बकरियों की तरह हाँकते रहे हैं। और इसलिए उनमें बहुत सारे हैं जिन्हें हमें विक्टिम मानना चाहिए। कुछ तो ये जो आपको सड़क पर गुंडे बदमाश दिखाई देते हैं, वो तो विरोधी हैं ही। उनके लिए आपको घर में लोहा रखने की जरूरत पड़ेगी और हमारे जवानों की जरूरत, दोनों चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन क्योंकि मैं बार बार कहता हूं ये एक वैचारिक युद्ध है, वैचारिक युद्ध को विचारों से जीता जाना सबसे श्रेयस्कर होता है। और जब आप उन्हें सच बता देंगे, देखिए सबसे आसान चीज है, वो झूठ के दम पर चल रहे हैं, आज तक सरवाइव किए हैं। आप सच बता दें, अब उससे जीतना शुरू हो जाते हैं। तो इससे आसान काम और इससे अच्छा वेपन और कहाँ मिलेगा। एग्जैक्टली,
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने नीरज जी, और मुझे लगता है कि ये हमारे आज के कार्यक्रम का अच्छा गोपाल कृष्ण जी का एक और सवाल है। आई हैव टेकन संस्कृत एज़ लैंग्वेज फॉर माय डॉटर इन क्लास 6 अगेंस्ट फ्रेंच एंड जर्मन। आई विल मायसेल्फ आल्सो स्टडी। सो वेरी थैंक यू गोपाल जी, आपने बहुत सही स्टेप किया है। और हमारे तरफ भी जब मैं छठी क्लास में था तो तृतीय भाषा संस्कृत ही थी, लेकिन अब कुछ चीज़ें बदल गई हैं। तो वेल डन गोपाल जी, थैंक यू। गोपाल जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपको बहुत-बहुत नमन, बहुत-बहुत साधुवाद। और ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है कि वो कहते हैं ना, वॉक द टॉक। तो हुँ। बच्चे को आप सिखाएँ, आप भी सीखें, उसी से फ़र्क पड़ने वाला है। अदरवाइज़ खोखली बातें करते रहेंगे तो उससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बल्कि उससे उल्टा प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है कि खोखली बातें नहीं करें, मजबूत कार्य बातें करें और ठोस बातें करें, और ठोस बातें करने के लिए ये सब चैनल्स हैं। सो इसी के साथ में आज के इस कार्यक्रम में आप सब ने जो सहयोग दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक संस्कृत से संबंधित ही है, और ये मुझे लगता है कि ये सवाल जो है वो कई बार आया है, मेरे पास में भी आया है, और इस सवाल का जवाब आप दीजिए। नमस्कार, जय महाराष्ट्र है ये। नमस्कार, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, बोल बढ़ाने के लिए कुछ संस्कृत कार्टून चैनल्स बच्चों के लिए या कुछ हिंदी फिल्म की भाषा को संस्कृत डबिंग करें ताकि संस्कृत को बढ़ावा मिले। नाइस। हाँ, जय महाराष्ट्र। आप जो कह रहे हैं होना चाहिए, कुछ लोगों के मन में है। और मैंने देखा है कि इस तरह के कार्टून और इस तरह के राइम्स बनने शुरू हो गए। मैंने यूट्यूब पे देखे हैं वो। तो आप सर्च करेंगे आपको मिलेंगे। और हिंदी फिल्म की भाषा को संस्कृत डबिंग करें। हाँ, ये काम किया भी गया है। मुझे ध्यान है ऐसी 2-3 फिल्मों की डबिंग हो चुकी है। एक मेरे ख्याल दिल्ली में जो संस्कृत संस्थान है, उन्होंने भी ये काम किया है। अब वो कौन-सी फ़िल्म थी मुझे इस समय ध्यान नहीं है, लेकिन इस तरह के काम चल रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जितना ऐसा काम किया जाएगा उतना अच्छा है। केवल मुझे बस यही है कि वो जो बॉलीवुड सड़क छाप फ़िल्में बनाता है, उनकी संस्कृत ना करें, क्योंकि वो संस्कृत का भी अपमान हो जाएगा। संस्कृत में बहुत अच्छी-अच्छी मूवीज़ बनाएँ जो लोग देखें और उनको फैमिली के साथ बैठकर देखें और एन्जॉय करें। एग्जैक्टली, अच्छी बात आपने कही है। और जवाहर जी चौधरी शायद एक बार वापस आए हैं। मान्यवर एक कार्यक्रम में हमें एक पसमानदा से पूछा था कि वो फिर त्याग क्यों नहीं देते हैं। उनका कहना था कि वो अंदर से सुधरना चाहते हैं, हमारे विचार से ये बोगस है। आपके विचार? जयजीत जी, आपने जो कहा है मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि जड़ कहाँ पर है? हाँ, देखिए ना, वो जो हवा हवाई है, जड़ तो वहाँ है। तो जब तक आप उसे नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप कैसे सुधार लाएँगे? जी, तो दर्शकों से निवेदन है कि आज हमारा समय ऑलरेडी एक्सीड कर गया है, हमने सोचा था। तो और प्रश्न नहीं लेते हैं हम, या ठीक है। चलिए, जी, ये और ले लीजिए। जी, सिलेबस चेंज करना, इसका कोई खास फ़ायदा होता नहीं दिखता जब तक एक एनवायरनमेंट नहीं बनाया जाए उन पेरेंट्स के बीच अपने कल्चर को लेकर के। इसके बारे में हमने बात भी की है हमारे आज जी, के डिस्कशन में। जी। महादेव जी, सिलेबस चेंज करने का फ़ायदा होगा, क्योंकि वो इसी का एक पार्ट है। और उसी से एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है। आप समझिए ना कि जो बच्चे इसको पढ़ेंगे, जो सिलेबस आया, तो वो अपने आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। जो इसमें से आईएएस ऑफिसर निकलेंगे, जो जुडिशियल ऑफिसर्स निकलेंगे, जो आईपीएस निकलेंगे, जो इन्हें पढ़ के निकलेंगे, वो एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे। तो ये आइसोलेशन में मत देखिए, ये सब आपस में कनेक्टेड है, वैसा होगा। इट्स अ लूप, बिल्कुल ठीक बात कही है कि आपस में कनेक्टेड है और हम कनेक्शन में रहें। मेरा एक बार से फिर से आप सभी से ये दरख्वास्त है कि नीरज अत्री जी ने जो बीड़ा उठाया है काम करने का और बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, आप सभी उनको पूरा सहयोग करें। व्हाटएवर इट इज, लाइक मॉरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट, वाया व्हाटएवर मीन्स, जो भी आप करना चाहें। मैं एक बार फिर से नीरज जी आपको, सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी से ये भी कहता हूँ कि जो भी चैनल्स आपको मिले, केवल मैं नीरज जी के चैनल की या मेरे चैनल जम्बू टॉक्स की बात नहीं कर रहा, जो भी चैनल आपको मिले उन सभी में जहाँ-जहाँ आप सहयोग कर सकते हैं वो करें। एक बार फिर से आप सभी को कहता हूँ, जम्बू टॉक्स इसमें चैनल, और डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसका लिंक है, प्लीज़। जी। जी, उसे डिस्क्रिप्शन सब्सक्राइब बॉक्स ज़रूर में लिंक करें। दिया हुआ है। जी, जी, नितेश जी, ये बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे समय देने लिए के ज़रूरी लिए। है। जी, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्ते नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आज के कार्यक्रम में, फिर जुड़ेंगे हम लोग। जी, नमस्ते जी। हाँ, एक प्रश्न और आया है, मैं निधि जी को व्यस्तता है तो उन्हें जाना है, तो मैं ये प्रश्न ले रहा हूँ रंजीत जी का। नीरज जी, प्लीज शेयर योर अकाउंट नंबर so that support can be transferred directly to your account, so no additional charge cut and full amount transfer। रंजीत जी, उसमें थोड़ा सा मेरी अपनी कुछ प्रॉब्लम थी कि
मुझे ऐसा सजेस्ट किया गया था कि उससे डिटेल्स ट्रैक हो जाते हैं, इसलिए मैंने वो शेयर नहीं किया है। अब मैं उसका एक ऑल्टरनेटिव निकाल रहा हूँ और एक आधे दिन में ही मैं अपना जो अकाउंट है वो अकाउंट नंबर सार्वजनिक कर दूंगा, ताकि उस पर आप डायरेक्टली सहयोग कर सकें। मेरे भी मन में यही आया था। तो आपने जो बात की है बिल्कुल वैलिड है वो, और मैं एक दो दिन में ही ये काम हो जाएगा। आई विल शेयर माई अकाउंट नंबर, ताकि आप उस पर बिना जिजिया दिए अपना सपोर्ट, अपना जो योगदान है वो कर सकें। सुव्रत गुप्ता जी, आई एम ऑल्सो लर्निंग संस्कृत फ्रॉम संस्कृत भारती इवन आफ्टर कंप्लीटिंग माई MBBS एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। सुव्रत जी, आपको मेरी ओर से प्रणाम है। और क्योंकि मैंने भी अभी कुछ साल पहले ही संस्कृत सीखना शुरू किया था, क्योंकि हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए। जितने हम अपनी जड़ों से कटे हैं, इसीलिए हमें मूर्ख बनाना उतना सरल हो गया। तो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, और ये मुझे लगता है सभी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। जी, तो अब मुझे लग रहा है कि प्रश्न सारे, अच्छा, संयम जी, फुल अकाउंट, हाँ, जो ये आपको नीचे लिंक दिखाई दे रहे हैं भीम और जो UPI ID आपको मिल रही है, उसमें बिल्कुल ठीक बात है संयम जी की, कि 100% जो ट्रांसफर है वो मेरे पास जो अमाउंट है पूरी आती है। तो ये एक ऑप्शन है जिनको वैसा करना है। अदरवाइज मैं वो जो बैंक अकाउंट है वो भी एक दो दिन में शेयर करूंगा आपके साथ। तो अब मुझे लग रहा है कि प्रश्न हमने सारे ले लिए हैं, सब समाप्त हो गए हैं। तो आप सबसे ये मैं ये निवेदन करना हर बार भूल जाता हूँ, हालांकि मुझे कहा जाता है कि बोलना चाहिए, कि लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, जैसे भी कर सकते हैं करें, सब्सक्राइब तो करें ही करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। तो इसी के साथ आज हम ये ब्रॉडकास्ट यहाँ समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर से जुड़ेंगे रात को। भारत माता की जय, वंदे